Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 30th of June 2020, Tuesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is be the change that you wish to see in the world. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Digital Strike India bans Chinese app. On Monday, Ministry of Electronic and Information Technology has banned 59 Chinese apps by using its power under Section 69A of the Information Technology एक्ट। तो अगर आप ऐसे ये न्यूज़ देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी कि न्यूज़ बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन दिस न्यूज़ बिकम very important and few important issues or concept in this news are: number 1, why these Chinese applications have been banned; second, who has the authority to ban it and under which law; and third is what will be the implication of this ban on India as well as on the other countries from where these companies belong। तो ये 3 क्वेश्चन है जो बहुत प्रोमिनेंट हैं इस न्यूज़ में। तो ये तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं ये 59 जो चाइनीज़ ऐप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको MIT भी बोलते हैं, इसने अपनी पावर जो सेक्शन 69A में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो पावर दी है उसको यूज़ करते हुए इन 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। और अगर आप इन चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को देखें तो उसमें बहुत ही पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन है, जस्ट लाइक शेयर इट, टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, शीन, क्लब फैक्ट्री, हेलो, कैम स्कैनर। तो ऑल दीज आर द very popular Chinese application in Indian market. Even if you talk about the TikTok, तो TikTok का 10% रेवेन्यू सिर्फ इंडियन मार्केट से आता है। तो यू कैन इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन मार्केट फॉर ऑल दीज मोबाइल एप्लीकेशन। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इस चीज़ का डिसीजन लिया, ये डिसीजन लिया कि इन सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बंद किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इन सारी चाइनीज़ फर्म्स पर पड़ने वाला है। कौन सी फर्म? जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाए हैं। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी आते होंगे, ये एप्लीकेशन बनाए तो एप्लीकेशन बनाने ये कैसा बिजनेस मॉडल है, कोई कंपनी एप्लीकेशन बनाकर कैसे प्रॉफिट अर्न करती है। दूसरा क्वेश्चन, क्यों बैन कर दिया, इससे क्या सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने जो रीज़न दिया है, गवर्नमेंट ने कहा है ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ऑल दीज एप्लीकेशंस। तो क्यों, क्या है, कोई एप्लीकेशन भी सिक्योरिटी थ्रेट कर सकता है किसी भी कंट्री के लिए? डेफिनेटली कर सकता है, इसीलिए ये बैन किए गए हैं। तो फिर ये ऐसा क्या करते हैं जिससे कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हमारे ऊपर आ जा रहा है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको साइबर अटैक के तहत सिक्योरिटी थ्रेट में बैन कर रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं डाउनलोडिंग से। जब भी आप कभी भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो अगर आपको याद हो, वो एप्लीकेशन हमेशा आपसे परमिशन मांगता है आपके बहुत सारी चीज़ों को, मोबाइल फ़ोन के बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने की, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की। कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करते हो तो बेसिकली वो आपकी गैलरी की एक्सेस मांगता है, वो आपके माइक्रोफोन की एक्सेस मांगता है, वो आपके कैमरा की एक्सेस मांगता है, वो आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांगता है, वो आपके मैसेज, टेक्स्ट मैसेज की एक्सेप्टेंस मांगता है। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, जब भी आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे आपके मोबाइल के बहुत सारे डेटाबेस की एक्सेस मांगता है, और हम बिना सोचे समझे यस 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 करते हुए चले जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि व्हाट कुड बी द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दीज परमिशंस। और जैसे ही हमने येस क्लिक किया तो उस मोबाइल एप्लीकेशन को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो हमारे मोबाइल फ़ोन में होने वाली हर एक्टिविटी पर नज़र रख सके, या स्टोर होने वाली हर इंफॉर्मेशन पर नज़र रख सके, उसको एक्सेस कर सके। और अगर आप परमिशन नहीं देते हैं एक्सेस की तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे प्रॉपरली रन नहीं करता है। और येस क्लिक करते ही आपने उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन देने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो अपनी ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती या बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल फ़ोन्स में नहीं होती, तो उससे हम अगर हम दे भी रहे हैं, एक्सेस दे भी रहे हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। आज की टाइम में मोबाइल इज़ बिकम वेरी हैंडी। इंडिविजुअल अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी, कुछ इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी अपने मोबाइल फ़ोन पे रखते हैं। सेंसिटिव अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, सोशल इन्फॉर्मेशन भी
अपने मोबाइल फ़ोन्स में रखते हैं। अब होता क्या, जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर ऐप को या कंपनी को परमिशन दी कि आप उसको वो आपकी डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो कंपनी तुरंत ही आपके मोबाइल फ़ोन का डेटाबेस बना लेती है और फिर वो आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखती है कि आप किस तरह की वेबसाइट्स पे क्लिक कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन को ज़्यादा रीड कर रहे हैं, किस तरह की न्यूज़ को आप पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, हाउ मैनी टाइम्स यू आर लॉग इनिंग, व्हाट इज़ योर फेसबुक अकाउंट, व्हाट इज़ योर व्हाट्सएप अकाउंट, आपस में लिंकिंग कितनी है, एक नंबर से कितने अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, वेबसाइट सर्च किया, देयर आर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट दैट पर्टिकुलर कंपनी स्टोर अबाउट यू। अब उससे क्वेश्चन होता है तो ठीक है, स्टोर कर लिया, उसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देन कंपनी यूज टू सेल दैट डेटा टू ऑल मार्केटिंग फर्म्स। अगर वो कंपनी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेट में इन्वॉल्व है या साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उनका जो बिजनेस होता है एप्लीकेशन कंपनीज का, सॉफ्टवेयर कंपनीज का, जो फ्री होती है, वो जो डेटा उनका कलेक्ट हुआ होता है उनके यूज़र बेस से, वो डेटा वो मार्केटिंग कंपनीज को सेल करती हैं, जिसके बेसिस पर बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज अपने एडवर्टीजमेंट प्लान करती हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करती हैं, अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग रीडिज़ाइनिंग करती हैं और फिर से अपना मार्केटिंग या अपना एडवर्टीजमेंट उसी डेटा के बेसिस पर करती है। मींस बिहेवियरल आइडेंटिफिकेशन, बिहेवियरल मॉडलिंग करी जाती है अपने कस्टमर की, कंज्यूमर की प्रोबेबल, जिससे कि उनको उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेंड किया जा सके, उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जा सके, उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके, उनको टारगेट किया जा सके, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एडवर्टाइजिंग में प्रॉपरली टारगेट किया जा सके। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो कभी भी आप कोई प्रोडक्ट अपने मोबाइल पर अगर सर्च करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट साइड में दिखते हैं। इमेजिन अगर आपने शूज़ जो हैं वो सर्च किए किसी पर्टिकुलर कंपनी के, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विजिट एनी वेबसाइट, उसके साइड के बार में आपको नंबर ऑफ शूज़ का एडवर्टीजमेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको अभी शूज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट आपके वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरीके से कंपनी बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस भी करती हैं, बिहेवियरल मॉडलिंग भी करती हैं, आपके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्विटेंट होते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से, तो आपको ये भी पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तो उस समय भी रशिया का इन्वॉल्वमेंट, कैम्ब्रिज एनालिटिका का इन्वॉल्वमेंट और फेसबुक का इन्वॉल्वमेंट कहा गया था कि इन्होंने डेटा फेसबुक से लेकर के कैम्ब्रिज एनालिटिका ने, कुछ प्रोफेसर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था इसमें, बिहेवियरल मॉडलिंग करी और ये आइडेंटिफाई किया कि किस फिजिकल एरिया में, किस टेरिटरी में कौन सा एरिया, कौन सा मुद्दा, इलेक्शन का मुद्दा उठाना है, किस तरीके से मॉब को या क्राउड को मोबिलाइज करना है, इलेक्टर्स को मोबिलाइज करना है, या किस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज करना है, किस सेंसिटिव एरिया पर, किस सेंसिटिव इशू पर वहाँ पर बोलना है, या किस सेंसिटिव इशू को उठाना है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इवन इसी से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप हो रहा है। अगर हम बात करें, अगर एप्पल आईफोन की बात करें तो सीरी हो गया, से गूगल हो गया, all these applications are collecting your information, and that information is being used by marketing companies, being used by technology companies, being used by some government organizations as well. चाइना के केस में क्या है, चाइना के केस में ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी, देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन चाइना। चाइना में प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। क्यों ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है? क्योंकि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो अपनी प्राइवेट कंपनीज को भी बहुत रेगुलेट करके रखती है। चाइना इज़ अ हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी। इंडिया जैसा माहौल नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर हर एक चीज़ रेगुलेट होती है, हर एक चीज़ मॉनिटर, हर एक्टिविटी मॉनिटर होती है, चाहे वो आपका सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल एक्टिविटी हो। तो चाइना इज़ अ हाईली रेगुलेटेड इकोनॉमी। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट ओन सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर्स के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो अगर गवर्नमेंट उनसे मांग रही है, वहाँ की गवर्नमेंट, तो उन्हें देनी पड़ेगी, उन्हें शेयर करनी पड़ेगी। और कुछ कुछ प्राइवेट सेक्टर तो प्रोएक्टिवली शेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट से, जिसके लिए आपने हुआवे का भी नाम सुना होगा, कि जो कि यूएस ने एलिगेशन लगाया था कि हुआवे भी चाइनीज़ गवर्नमेंट की क्लोज्ड होकर के, बहुत अलाइड होकर के काम करती है।
तो इस तरीके से जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड कंपनीज होती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, दे यूज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर यूज़र बेस इन ऑर्डर टू जनरेट द रिवेन्यू। तो कई कई बार बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स हो गए, आपके बैंकिंग के पासवर्ड्स हो गए, पिन कोड हो गया, आपका आपका एड्रेस हो गया, आपके आईडी कार्ड्स हो गए, ये सारे भी लीक हो जाते हैं और इसका भी मिसयूज़ होता है। और जैसे कि अभी हमने ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली बहुत बड़ा साइबर अटैक देखा है, तो इंडिया पर भी इस बात का रिस्क है कि बहुत जल्दी इंडिया पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए इंडिया प्रोएक्टिवली ये सारे मेजर्स ले रहा है। जितने भी शेयर इट, टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, शीन, जितने भी ये चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इनको बैन कर दिया है एमिड द सिक्योरिटी थ्रेट। ये फ्री नहीं होते। जनरली हमको ये लगता है कि सारे सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, बट ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर एक्चुअली नॉट फ्री। दे आर कलेक्टिंग अवर इन्फॉर्मेशन, अवर डेटाबेस, और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब ये तो बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आता है, क्या गवर्नमेंट किसी भी एप्लीकेशन को बैन कर सकती है? यस। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके, ये एक्ट कब आया था और क्यों आया था, क्या इसका बेसिक रीज़न था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी ग्राउंड में किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट को बैन करने की परमिशन है। अगर आपको याद हो, जब बहुत सारे रॉइट्स होते हैं, कहीं पर रॉइट के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटी बंद कर दी जाती है। तो अंडर दिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और IT Rule 2009, Ministry of Electronic and Information Technology has a complete right under Section 69 of the 69A to ban any mobile application, to ban any website from accessing the Indian market. Recently, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके अलावा मैंने आपको एक और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बताया था, सर्ट-इन। अगर आपको याद है तो सर्ट-इन का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तो द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रिसेंटली जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मूव लिया है 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने का, उससे पहले भी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसने रिसेंटली अलर्ट जारी किया था, और जिसमें कहा था कि कुछ स्पेशल ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनको ब्लॉक करने की ज़रूरत है ऑन अ सिक्योरिटी ग्राउंड। तो इसी अलर्ट को और इसी एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए माइटी ने ये डिसीजन लिया है। द गवर्नमेंट बिलीव्स दीज आर डेटा माइनिंग एप्स that compromise the user's data and national security. And the next move could be the Department of Telecom asking internet service providers to block IP addresses and access to these applications. And if we talk about the market share of these applications or the active user base in India, so we can see they all have the huge active user base in India. Share it has 111.5 million users, active users. TikTok has 99.9 million. UZ browser 64 million. WeChat 2.9. Shein fashion retail app 2.5 million. So you can see that the user base is so big. So the penetration in Indian market and the security threat is very high if all these firms actually handshake with the Chinese government. तो अगर इन सारी कंपनीज ने अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया या उनको डेटा शेयर किया, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए इंडिया में साइबर अटैक करना विल बी वेरी इजी। दैट इज़ वाई ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड्स ऑल दीज मोबाइल एप्लीकेशंस हैज़ नाउ बीन बैन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। इंडियन इनकॉर्पोरेशन shrinks into red after 6 years. India's mainstream companies, approximately 1002 listed companies, have shown or reported the combined pre-tax losses during January and March period, that is quarter 4 period of financial year 20, and that is the first time in the last 24 quarter. तो अगर हम बात करें इंडिया में 1000 लिस्टेड कंपनी ने अभी जो रिसेंटली अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 20 जो मार्च में खत्म हुआ, तो सारी कंपनीज अब अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रही हैं, अपने फाइनेंशियल डेटा पब्लिश कर रही हैं। तो एज पर दैट डेटा approximately 1000 listed company excluding banks, non-bank lenders, insurance brokerage and information technology firms all have reported a combined pre-tax loss of around
2,700 करोड़ इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस फाइनेंशियल ईयर 20 में या फाइनेंशियल ईयर 20 के Q4 में केवल 7 दिन ही जो कोविड-19 से इम्पैक्ट जो शटडाउन था, इकोनॉमिक शटडाउन, वो केवल 7 दिन ही रहा। अगर आपको याद हो तो मार्च के लास्ट में 24 या 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो केवल 7 दिन ही इस पीरियड में लॉकडाउन का इम्पैक्ट रहा। और इसके बाद भी अगर इतना लॉस हो रहा है, प्री टैक्स लॉस कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस रिपोर्ट कर रही हैं, तो ह्यूज अमाउंट में रिपोर्ट कर रही हैं। इसका मतलब सीधा ये है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडिया में तो इस फाइनेंशियल ईयर में आना शुरू हुआ, लेकिन जो अदर इकोनॉमीज थी, मेजर इकोनॉमीज जहाँ से हमारा बिजनेस डिपेंडेंट था, अगर हमारे चाइना में से हमारा एक्सपोर्ट हॉल्ट हुआ था, यूएस हो गए, हमारे अदर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहाँ पर कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत पहले ही आ चुका था। इवन हम बोलें जनवरी फरवरी में ही स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड फॉल करी थी और कमोडिटी के प्राइस भी फॉल होना शुरू हो गए थे फरवरी से। और उसका सीधा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो हमारे इंडियन बिजनेस पर पड़ा है, जिसकी वजह से Q4 में, स्पेसिफिकली Q4 में ही जो हमारी 1000 कंपनी है, उन्होंने 2,700 करोड़ का प्री टैक्स लॉस रजिस्टर किया है। हालांकि कुछ सेक्टर जैसे लेंडर्स या बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग के जो लेंडर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर कंपनी, उनको छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा जो अदर सेक्टर रहे हैं जस्ट लाइक मेटल, एनर्जी, अनदर सेक्टर, उन्होंने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस रजिस्टर किया है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंशियल जो हमारे इंडस्ट्री है, उसने थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी या मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी रजिस्टर करी है। तो अगर हम 1000 कंपनीज की बात करें तो इन सारी कंपनी का जो कंबाइंड रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है वो 9% से डिक्लाइन हुआ है। सेम Q4 पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर 19 में ये रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 13.53 ट्रिलियन था, जो कि इस Q4 में फाइनेंशियल ईयर 20 के Q4 में 12.33 ट्रिलियन रह गया। तो 9% का डिक्लाइन रजिस्टर किया है 1000 जितनी भी फर्म्स हैं उन्होंने combined form में. The contraction in top line was worst in 18 quarter and third consecutive revenue decline in as many क्वार्टर। और जो बेसिक डिक्लाइन देखा गया वो मेटल, एनर्जी, माइनिंग, इन सारी कंपनी, इन सारी इंडस्ट्री में देखा गया है। और अब इसके बाद जो करंट स्लो डाउन है उसकी वजह से इन सारी कंपनीज में और ज़्यादा फाइनेंशियल पेन या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ रही है, क्योंकि पहले ही Q4 के फाइनेंशियल ईयर से ये सारी कंपनीज अफेक्ट होना शुरू हो गई थी। क्यों अफेक्ट हो रही थी? क्योंकि ग्लोबल जो इकोनॉमी है, जो ग्लोबल डिमांड है और कमोडिटी प्राइसेस हैं, वो फरवरी से ही डाउन होना शुरू हो गए थे। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका जैसे और इटली जैसे जगहों पर कोरोना का इम्पैक्ट उसमें बहुत ज़्यादा था। और अगर हम बात करें टॉप कंपनी जिन्होंने बिगेस्ट लॉस रजिस्टर्ड किया है, तो हम देख सकते हैं वेदांता, जिसका पीबीटी लॉस अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का है। इंडियन ऑयल का पीबीटी लॉस इस क्वार्टर में 13,000 करोड़ का। टाटा मोटर्स 9,000 करोड़। तो ये वेदांता, इंडियन ऑयल एंड टाटा मोटर्स आर द टॉप, और आप बोल सकते हैं बिगेस्ट लूजर ऑफ द क्वार्टर। इन ऑल, third of 1,000 companies reported pre-tax losses during Q4 of financial year 20, while another 37% firms have reported PBT contraction, but not that much, and the remaining 295 firms bucked the trend and saw an improvement in profitability. तो एक आप देख सकते हैं एक बिगेस्ट पार्ट है जिन कंपनीज का 1/3 एंड 37% कंपनीज, अप्रॉक्सीमेटली 50% कंपनीज से भी ज़्यादा कंपनीज ने लॉस रजिस्टर किया है, कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है पीबीटी में। और अगर आप इसे ग्राफ में देखना चाहें तो इस तरह से आप ग्राफ में देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स टेक अ बिगर हिट, ऑल फर्म्स का के लिए लाइन है ग्रीन लाइन, और जो ये रेड लाइन है दैट इज फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स एक्सेप्ट फाइनेंशियल एंड आईटी। तो आप देख सकते हैं ये 12.3% तक का डिक्लाइन रजिस्टर हुआ है, जो पिछली बार 13.3% था। और ये सिर्फ मार्च क्वार्टर का लॉस आप देख सकते हैं कि सडन ड्रॉप दिखा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट। दिस इज द सडन ड्रॉप इन द पीबीटी का। ऑल्दो कुछ स्टैगरिंग चलता रहा है, बट अभी फिलहाल के लिए इंप्रूवमेंट था इस ईयर में, आप देखिए। लेकिन Q4 में सडन ड्रॉप दिखा है सारी कंपनी, जो 1000 कंपनीज हैं उनके पीबीटी नंबर्स में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट आईज हायर आरबीआई सरप्लस अगेन।
गवर्नमेंट का टैक्स रिवेन्यू श्रिंक कर रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, रिवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट फिर से आरबीआई से एक्सपेक्ट कर रही है कि आरबीआई के पास जो सरप्लस है वो सरप्लस आरबीआई फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करे इन द सेकेंड ईयर ऑफ रो। अगर आपको याद हो तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से ह्यूज सरप्लस लिया था, जो आरबीआई के पास ह्यूज सरप्लस पड़ा था उसको ले लिया था। इस बार इस पैंडेमिक की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इज अगेन एक्सपेक्टिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर द हायर देन बजटेड सरप्लस फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। इस बार बजट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया था कि अप्रॉक्सीमेटली इतना सरप्लस आरबीआई के पास होगा, और उसमें से कितना सरप्लस आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पब्लिक एक्सचेकर को, नॉट एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक एक्सचेकर को ट्रांसफर करेगा। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ये तो एक्सपेक्टेड बजटेड था ट्रांसफर, बट एक्चुअल जो हुआ है, जो सरप्लस आरबीआई के पास है, वो मोर देन बजटेड है। वो जितना हमने बजट किया था, जितना एस्टिमेट किया था, उससे कई ज़्यादा है। तो अब सेंट्रल आरबीआई से कह रहा है कि आप बजटेड से ज़्यादा सरप्लस ट्रांसफ़र करें। While the last fiscal year was about capital reserve and the recommendation of Vimal Jalan panel, this year the thinking at the center is that since the RBI has ramped up purchases of government bonds, the interest earned on them will be transferred to the exchequer as dividend. अब यहाँ पर विमल जलान पैनल, जो विमल जलान पैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आरबीआई से भी कोई भी फाइनेंशियल एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए विमल जलान कमेटी, विमल जलान पैनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और आज का आपका होमवर्क भी यही है कि मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि विमल जलान पैनल जो था कमेटी थी, क्यों फॉर्म हुई थी, इसने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ विमल जलान पैनल, this year center is thinking that RBI has ramped up purchase of government bond. RBI ने बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए हैं, गोल्ड जी सिक्योरिटीज़ को सेल किया, जी सिक्योरिटीज़ को सेल किया है, गोल्ड को सेल किया है। तो उन सब से जितनी भी अर्निंग हुई है वो सेंटर गवर्नमेंट अब आरबीआई से कह रही है कि आपकी अर्निंग बजटेड से बहुत ज़्यादा हुई है, नाउ यू शुड ट्रांसफर द एक्सेस। RBI website shows April 1 to June 21, the central bank purchases more than 1.3 trillion in government bonds through open market operations, sold government securities worth rupees 10,000 crore in the secondary market. तो आप जो बॉन्ड खरीदे हैं गवर्नमेंट के, उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और दैट इंटरेस्ट इज मोर देन बजट, जितना हमने बजट किया था उससे कई गुना ज़्यादा है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की that you should transfer that particular interest as a dividend to public exchequer. Public exchequer means government consolidated fund of India में आप पैसा दीजिए। In the same period last year, central bank had purchased 52,550 crore worth of government securities and sold worth rupees 10 crore. The RBI is buying more and more government bonds through open market operation and center is paying interest on that. As simple as that. इस liquidity crunch की condition में गवर्नमेंट क्या कर रही है, लिक्विडिटी बढ़ा रही है, मनी सप्लाई बढ़ा रही है, मतलब टैक्स कम कर रही है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है। मनी सप्लाई बढ़ रही तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रही है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रही है, आरबीआई फंडिंग कर रही है, डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग कर रही है, पैसा दे रही है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही है या ऑपरेशन ट्विस्ट कर रही है, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज की मेजर्स हैं उनमें चेंज ला रही है, जिससे कि आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस जनरेट हो रहा है। आरबीआई इज बाइंग मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू फंड द गवर्नमेंट को फंड करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रही है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे सेंटर जो होती है वो आरबीआई को इंटरेस्ट देती है, या किसी जो भी आरबीआई के कोई भी कमर्शियल बैंक जो जी सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज़ अ पब्लिक एक्सचेकर मनी एंड यू शुड रिटर्न इट एज अ डिविडेंड टू द public exchequer. The interest the RBI earned will be transferred to us as a dividend by the end of this year, a senior government official told to the Business Standard. और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि हमने इस बार फाइनेंशियल ईयर के बजट में जो प्लान किया था उससे कई गुना ज़्यादा सरप्लस है, इसलिए अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई टू ट्रांसफर all those surplus as a dividend by the end of year so that government coffers can again be fulfilled.
गवर्नमेंट के पास इनफ रेवेन्यू आ सके अपने एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें कितना बजटेड अमाउंट रहा है और कितना एक्चुअली आरबीआई ने ट्रांसफर किया, तो ये रेड जो है दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ बजटेड अमाउंट। बजटेड मतलब जो बजट में उस फाइनेंशियल ईयर के बजट में डिसाइड किया था कि इतना हम आरबीआई से एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इतना, या एट द एंड ऑफ करंट ईयर इतना डिविडेंड आरबीआई हमको देगा बिकॉज ऑफ द सरप्लस, और कितना एक्चुअल आरबीआई देता है। तो फाइनेंशियल ईयर में भी देख सकते हैं आप, इतना अमाउंट था, ज़्यादा था पिछले बजटेड से। फाइनेंशियल ईयर 18 में बजटेड से कम था, फाइनेंशियल ईयर 19 में बजटेड से ज़्यादा था, फाइनेंशियल ईयर 20 में बजटेड से बहुत ज़्यादा था। अगर आपको याद हो, बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी जब बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से कुछ कैपिटल रिजर्व भी मांग लिया था, कुछ ऐसा अमाउंट मांगा था रिजर्व का कि वो बहुत टाइम से रिजर्व था कि आप हमको वो अमाउंट जो आपके पास रिजर्व सरप्लस पड़ा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए पिछले साल में ये जो एस्टिमेट था ये बहुत ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू द बजटेड। इस फाइनेंशियल ईयर में जितना गवर्नमेंट ने प्लान किया है 89,000 करोड़ का प्लानिंग है कुछ अप्रॉक्सीमेटली बजटेड में। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना यह है क्योंकि इस बार आरबीआई ने बहुत ज़्यादा बॉन्ड खरीदे हैं गवर्नमेंट के, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके पास बजटेड से ज़्यादा सरप्लस होगा। जब ज़्यादा सरप्लस है तो इट शुड बी ट्रांसफर टू द एक्सचेकर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 3। डिजिटल सोवरेनिटी इज नीड ऑफ द आवर ट्राई। TRAI stands for the Telecom Regulatory Authority of India. So, the Telecom Regulatory Authority of India is the statutory body set up by Government of India under Telecom Regulatory Authority of India Act 1997, and it works as a regulator of telecommunication sector in India. तो ट्राई ने ये कहा है, जो बेसिकली ट्राई मीन्स ट्राई के चेयरमैन कौन है? ट्राई के चेयरमैन मिस्टर आर.एस. शर्मा। उन्होंने ये कहा है नाउ गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, इवन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स शुड फोकस ऑन डिजिटल सोवरेनिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है डिजिटल सोवरेनिटी। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी स्टूडेंट, बट इस न्यूज़ में जो टर्म यूज़ हुआ है दैट इज़ डिजिटल सोवरेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, आपसे पूछे भी जा सकते हैं आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एक डिजिटल सॉवरेनिटी हो गया, डेटा लोकलाइजेशन हो गया, डेटा प्रिवेसी हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, ज़ीरो डे। ये सारे टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं इस समय बिकॉज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी अटैक एंड ऑल दीज इश्यूज़। तो आप इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को इंक्लूड किया, अदरवाइज़ ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ट्राई ने मंडे को स्ट्रांगली एडवोकेट किया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट द डिजिटल सोवरेनिटी। ट्राई का ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और telecommunication infrastructure is one of the critical infrastructure of any economy or any country। तो उस सेक्टर में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर इकोनॉमी को, हर कंट्री को सोवरेन होना चाहिए। सोवरेन मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, किसी और चीज़, किसी और कंट्री पर, किसी और फर्म पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया को भी डिजिटल सोवरेनिटी की तरफ अब बढ़ना चाहिए बाई promoting the domestic manufacturing of telecom equipments and other softwares। So, Mr. Sharma has stressed on importance of providing opportunities for local player in the sector and called for sharp focus on digital infrastructure investment। तो एज पर मिस्टर शर्मा, इस बार जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लाई है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, जो हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, वो जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम या प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, प्रमोट करने के लिए दैट स्कीम इज़ वेरी good and it is a paid rich dividend that the domestic manufacturer should tap up। इससे जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में उसको बूस्ट मिलेगा और वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, क्योंकि कंट्री इंडिया अभी तक अपने इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सेगमेंट में मैक्सिमम कंट्रीज़ के थ्रू डंपिंग स्ट्रैटेजी को फेस कर रही थी। स्पेशली चाइना को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तक इंडिया में डंपिंग चल रहा था। अदर कंट्रीज़ जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किल कर रही थी कि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करे इन टर्म्स ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उससे पहले जो कंट्रीज़ डंपिंग अपने स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इंडिया की मार्केट को ख़राब कर देते। डंपिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को बहुत सस्ते प्राइस में, अपने होम मार्केट से भी सस्ते प्राइस में दूसरे कंट्री में सेल कर देने की प्रोसेस को ही डंपिंग कहते हैं।
तो डंपिंग करके बेसिकली जो अदर कंट्रीज़ की फर्म्स होती हैं वो दूसरे कंट्री जहाँ पर डंपिंग कर रही होती है वहाँ की मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देती है, और वंस द मार्केट इज डिस्ट्रॉयड देन दे कोट द प्राइस एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन। इसी के लिए डंपिंग को जो अच्छा नहीं माना था, और हर गवर्नमेंट डंपिंग को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए ट्राई ने कहा है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आत्मनिर्भर भारत के तहत डिजिटल सोवरेनिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जहाँ पर हम अपने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स खुद बनाएं, अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खुद बनाएं, अपना डेटा की जो डेटा लोकलाइजेशन है, अपना डेटा खुद अपने होम कंट्री में ही स्टोर करें, ना कि किसी अदर कंट्री में स्टोर करें। तो डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी और डिजिटल सोवरेनिटी को लेकर के ट्राई ने इस बार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एडवोकेट किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। रिलायंस ब्रांड पुशेस डायरेक्ट सेल्स टू बूस्ट बिजनेस। इस लॉकडाउन में बहुत सारे जो स्टोर्स है रिलायंस के, वो लॉकडाउन की कंडीशन में बंद चल रहे थे, प्रोडक्ट की जो सेल थी वो कंटिन्यूसली फॉल कर रही थी, बट इमीडिएटली रिलायंस ने डायरेक्ट सेलिंग को यूज़ किया, जिससे कि उसका बिजनेस सेल आउट हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कि अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच करना, किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं है, किसी थर्ड या इंटरमीडियरी के थ्रू नहीं है। सेल पर्सन की कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करती है, डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करती है, कोई भी रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। कंपनी के सेल पर्सन डायरेक्ट होते हैं और डायरेक्टली जाकर के कस्टमर को प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। और डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, चाहे आप मोदी केयर को ले लें, चाहे आप ऑरिफ्लेम को ले लें, एमवे, ऑल दीज यूज द डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल। तो अभी फिलहाल रिलायंस ब्रांड ने भी डायरेक्ट सेल को टैप किया है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निकल मोड्स, वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप कैटलॉग्स, टेलर्ड वेब पार्टीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ direct intermediaries. Reliance brand is now pushing up its business in the event of लॉकडाउन, और जिसकी वजह से रिलायंस ब्रांड का जो सेल था वो जीरो पर जा रही थी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन, बट डायरेक्ट सेल को जैसे ही रिलायंस ब्रांड ने यूज़ किया, रिलायंस की सेल इंक्रीज हुई। दो अ ब्लेंड ऑफ ऑनलाइन इवेंट्स, वीडियो गाइडेड टूर्स, पार्टीज, डिजिटल कैटलॉग्स, all etc have awakened after the all these modes have awakened the sale after the easing of lockdown. So now Reliance brand is pushing more direct sale in order to boost its business. आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। टेक फर्म्स एट रिस्क ऑफ लूजिंग हुआवे लिंक। जिस तरह से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर स्क्रिमिशेस चल रहे हैं, बॉर्डर हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहा तो उसकी वजह से इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म का जो बिजनेस है वो अफेक्ट करेगा। इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म्स के जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं स्पेशली चाइनीज़ फर्म्स, और इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज़ इज हुआवे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। अगर हम बात करें, हुआवे हैज़ अ एक्टिव टाई अप्स विद टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा। तो अगर ये हॉस्टिलिटी कंटिन्यू रही तो इन सारी जो आईटी फर्म्स हैं हमारी इंडिया की, उनके बिजनेस रिलेशनशिप अफेक्ट करेंगे। हालांकि हुआवे का बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है नहीं इंडियन आईटी फर्म्स में, लेकिन जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट करेगा। और अपकमिंग जो इंडिया में 5G रोल आउट आने वाला है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हुआवे एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 5G टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर वो उसको आउट हो जाता है, उसको आउट कर देते हैं इंडियन के 5G रोल आउट से, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन आईटी फर्म्स एज वेल एज इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री। Currently, Huawei has 6,000 employees as its India सेंटर। तो अगर हुआवे जाती है तो करीब 6,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी इंडियन जो वर्कर्स हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। Among the Indian companies, top firms such as TCS, Infosys, Wipro, all have ties with Huawei in terms of service provider. Even some of them have also forged strategic tie-up and keeping in mind the larger business standard. For example, Infosys has a partnership with Huawei in cloud and data analytic space, while Tech Mahindra has tie-up with the company in enterprise product space. तो ये सारे जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, डेटा एनालिटिक्स है, ये सारी कंपनी इन्फोसिस की अफेक्ट होगी, महिंद्रा की इंटरप्राइज प्रोडक्ट स्पेस अफेक्ट होगा। तो इस वजह अगर हुआवे के से लिंक ख़त्म होते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी टेक फर्म्स में बहुत ज़्यादा पड़ेगा।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। डीजल प्राइस हाइक पुशेस फ्लाइट रेट्स अप टू 15% ऑन ट्रंक रूट्स। डीजल के प्राइस बढ़ने की वजह से जितना भी कॉरियर प्राइस है, हमारा जो कैरियर प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस 15% तक बढ़ गया है। जब भी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के रेट जैसे ही बढ़ते हैं, जो हमारे फूड कमोडिटीज़ हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, इमीडिएटली उनके भी प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो आज की इस न्यूज़ में बताया गया कि डीजल प्राइस की वजह से जो करियर प्राइस हैं, फ्रेट रेट्स हैं, वो 15% तक बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन भी होने वाली है। क्योंकि फूड आइटम्स है, पेरिशेबल जो गुड्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, उनके उसके भी रेट बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. The hike in the diesel prices have a direct correlation with the freight rates, with the fuel as a percentage accounting for more than 65% of the variable operating cost of transport. तो डीजल अकेले 65% कॉस्ट बेयर करता है ट्रांसपोर्टेशन की। तो आगे जैसे ही डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर दिखता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे फूड प्राइसेस या फूड या कमोडिटीज़ पर दिखता है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, डिजिटल सोवरेनिटी इज नीड ऑफ द आर ट्राई। तो ट्राई के बारे में पढ़ लेंगे, डिजिटल सोवरेनिटी, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्रिवेसी, इन सारे इश्यूज़ को थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे इज सरप्टिशियसली। सरप्टिशियसली मीन्स चुपके से. All these are the references. That's all for today, student. If you like, please share and subscribe. Thank you.